सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी लेट हुई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गए थे, एप्लीकेशन पे शो नहीं कर रहा था लाइव। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हम लोग पढ़ रहे थे जनजातीय शासन व्यवस्था। ठीक है, पहली क्लास में आप लोगों ने जनजातीय शासन व्यवस्था कौन कौन सी जाति की, कौन कौन सी जनजाति की कौन कौन सी शासन व्यवस्था है, ये आप लोगों ने देखा था। उसमें आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मुंडा शासन व्यवस्था को भी पूरी तरह से पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्या, नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नागवंशी शासन व्यवस्था। सभी लोग जुड़िए फटाफट, लाइव क्लास शुरू हो चुकी है दोस्त। आप लोग कमेंट करें जल्दी से, चैट कर दे सभी लोग, जुड़ गए आप लोग कि नहीं। नागवंशी शासन व्यवस्था हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो एक बात मैंने आपको शुरू में ही पहले क्लास में ही बताया था कि ये किसी जनजाति की शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था को जो संचालित किया, जो स्थापित किया, वो था फनी मुकुट राय। कौन था? फनी मुकुट राय। ये फनी मुकुट राय था जो कि एक गैर जनजाति था। क्या था? एक गैर जनजाति था, इसलिए ये गैर जनजातीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, जनजातीय शासन व्यवस्था भले ही आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई जनजाति द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था नहीं है। हालांकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मुंडा शासन व्यवस्था था, मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था का जो अंतिम शासक था, अंतिम राजा जो था, उसका नाम क्या था? मदरा मुंडा। मदरा मुंडा। इसी मदरा मुंडा ने क्या किया, अपना दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय, इसका क्या था? ये दत्तक पुत्र था। अपने दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय को सत्ता हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, अपने दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय को इसने सत्ता हस्तांतरित कर दिया और एक जनजाति द्वारा गैर जनजाति को सत्ता हस्तांतरित करने का यह एक अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, एक गैर जनजाति के द्वारा एक जनजाति को सत्ता हस्तांतरित करने का यह एक अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, तो साथियों, सत्ता तो हस्तांतरित कर दिया फनी मुकुट राय को। आप सभी जानते हैं कि फनी मुकुट राय जो था ना, यह अपना जो शासक, जो नागवंश नाम का शासन चला रहा था, नागवंश, इसकी राजधानी बसाया था कहां? इसकी राजधानी बसाया था सुतियांबे में। सुतियांबे जो रांची के पास ही एक स्थान है, पिठौरिया के पास, वहीं पे इसने अपनी राजधानी बसाई थी। किसने? फनी मुकुट राय, नागवंश की राजधानी। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था जो स्थापित हुआ था, वो एक ऋषा मुंडा नाम का व्यक्ति आया था, 22,000 मुंडाओं के साथ झारखंड आया था। और उसी ऋषा मुंडा ने मुंडा शासन व्यवस्था स्थापित की थी। उसी ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन नाम के व्यक्ति को राजा बनाया था और सुतिया नागखंड नाम का राज्य स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद अंतिम राजा हुआ इसका मदरा मुंडा, सुतिया नागखंड का, मुंडा शासन व्यवस्था में, है ना, सुतिया नागखंड का।
सुतिया नागखंड का जो अंतिम राजा हुआ मदरा मुंडा, उसने अपना जो सत्ता है वो हस्तांतरित कर दिया किसको? फनी मुकुट राय को, जो कि एक गैर जनजातीय समाज से था। कोई दिक्कत यहां तक? सौरव कुमार गुड मॉर्निंग। देखो भाई 10 बजे से क्लास रहती है तो 10 बजे से जुड़ जाया करिए, ठीक ना। 10 बजे लाइव रहती है तो 10 बजे से जुड़ जाएगी। जो हो सकता है 5-10 मिनट कभी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम से लेट हो, मगर जब मैं बोल देता हूं क्लास होगा तो क्लास होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई सब कुछ सही चल रहा था। फनी मुकुट राय जो है ना, वो अपने शासन करने के तरीके में जैसा चल रहा था मुंडा शासन व्यवस्था में, हूबहू उसी तरह नागवंशी शासन व्यवस्था में भी चल रहा था, ठीक है। यानी शासन व्यवस्था का जो संचालन हो रहा था, शासन व्यवस्था के संचालन में बिना किसी बदलाव किए, बिना किसी बदलाव के संचालित हो रहा था, संचालित हो रहा था। किसकी तरह? मुंडा शासन व्यवस्था की तरह, मुंडा शासन व्यवस्था की तरह संचालित हो रहा था। बहुत लंबे समय तक उसी तरह संचालित हुआ। लेकिन जब इस क्षेत्र में मुगलों का प्रभाव बढ़ा, ठीक है, इस नागवंश क्षेत्र में मुगलों का जब प्रभाव बढ़ता है तो इसमें कुल मुगलों के प्रभाव के बाद मुगलों के प्रभाव के बाद क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन होता है, ठीक है। मुगलों के प्रभाव के बाद परिवर्तन होता है। किसमें? शासन व्यवस्था में। कारण भी था, समझने वाली बात है। जब मुगलों का प्रभाव बढ़ा, आप लोग पढ़े होंगे, सुने भी होंगे कि जो जहांगीर था, जहांगीर के शासन काल में, है ना, जहांगीर के शासन काल में आपने पढ़ा है दोस्तों कि जहांगीर के समय दुर्जन साल नाम का एक शासक था। कौन? दुर्जन साल, जिसको कैद कर लिया गया था। जिसको कैद कर लिया गया था और 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में रखा गया था। है ना, 12 वर्ष तक इसको ग्वालियर के किले में रखा गया था। जब इसको 12 वर्ष के बाद जहांगीर छोड़ा तो उसको कर का लोड दिया, ठीक है, उसको कर चुकाना पड़ने लगा। अब देखो कोई भी राजा पे कर का लोड आएगा तो वो निश्चित तौर पर वो लोड किसको देगा? जनता को देगा, है कि नहीं। पहले जो शासन व्यवस्था स्थापित थी नागवंशियों की, उसमें भू व्यवस्था, कर व्यवस्था जैसा चल रहा था मुंडाओं में, उसी तरह नागवंशियों में भी चल रहा था। लेकिन जब मुगलों का हस्तक्षेप बढ़ा, जब दुर्जन साल को गिरफ्तार किया गया, दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में 12 वर्ष के लिए बंद किया गया, उसके बाद दुर्जन साल को 6,000 रुपये सालाना, है ना, ये जो 12 वर्ष बाद 6,000 रुपये सालाना कर के बाद इसको छोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। दुर्जन साल को 12 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उसको ग्वालियर के किले में रखा गया। देन उसको जब छोड़ा गया तो आपको पता होना चाहिए कि 6,000 रुपया, ठीक है, 6,000 रुपया सालाना कर
इसका नोट्स हम दे देंगे पूरा टाइपिंग किया हुआ, है ना, बस आप लोग क्लास को समझने का कोशिश कीजिए। 6,000 रुपया सालाना कर दे करके दुर्जन साल को छोड़ा गया। समझ गए आप लोग? यस नो कुछ बोलिएगा। अभिनव, सौरभ, जो लोग देख रहे हैं लाइव, बताइए। 6,000 रुपये सालाना कर लेकर के दुर्जन साल को रिहा कर दिया गया। अब देखिए, मुगलों का हस्तक्षेप ही नागवंशियों की शासन व्यवस्था में परिवर्तन लेके आया। ठीक है, और ये जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि मुगल सेना द्वारा नियमित नजराना वसूले जाने लगा, है ना। समझिए, नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक है। ये जो परिवर्तन होता है वो किस लिए होता है भाई? ये परिवर्तन किस लिए हुआ तो आपको बता दें, मुगल सेनाओं द्वारा नियमित रूप से नजराना वसूला जाने लगा। ठीक है, मुगल सेनाओं द्वारा नियमित नजराना वसूला जाने लगा। सर एक बार फिर से बोलिए। देखिए 6,000 वाली बात जो बताया ना, जहांगीर के शासन काल में हमारे इस नागवंशी क्षेत्र पर मुगलों का आक्रमण हुआ, मतलब प्रभाव बढ़ा, हस्तक्षेप हुआ। और उस समय नागवंशी शासक था दुर्जन साल को कैद कर लिया जहांगीर, और कैद करके ग्वालियर के किले में रखा 12 साल तक। उसके बाद जब वो उसको रिहा किया ना, तो बोला कि 6,000 रुपया आपको सालाना कर चुकाना होगा मुगलों को। ठीक है, तो वही 6,000 नियमित सालाना कर पे उसको रिहा किया गया था। किसको? दुर्जन साल को। ठीक है, तो मुगलों के हस्तक्षेप के बाद सेना जो है लगातार जो है नजराना वसूले जाने लगा था। ये जो नजराना वसूले जाने लगा, जिसे मालगुजारी कहते थे। क्या कहते थे? मालगुजारी। ये जो नजराना था दोस्तों, जिसको वसूला जाता था मुगल सेनाओं के द्वारा, उसको क्या बोलते थे? उसको मालगुजारी बोलते थे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये जो मालगुजारी का भार जब नागवंशियों पे बढ़ा, ठीक है, जब ये मालगुजारी का भार नागवंशियों पे बढ़ा, तो नागवंशी राजाओं ने जनता से कर वसूली को बढ़ा दिया, है ना। पहले जितना कर वसूलते थे उससे ज्यादा कर वसूला जाने लगा, क्योंकि उसको अब ज्यादा देना, मुगलों को भी देना पड़ता था ना मालगुजारी। ठीक है, तो प्रजा से मालगुजारी वसूली जाने लगी। हालांकि एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बाद में मुगलों द्वारा ली जाने वाली नियमित मालगुजारी को अनियमित कर दिया गया। मतलब कभी दिया जाता था, कभी नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो नियमित से अनियमित हो गया दोस्तों, जिसको नजराना बोलते थे। जिसको देखिए, जब वो नियमित मालगुजारी वसूलता था उसको क्या बोलते थे? नियमित नजराना वसूलता था उसको मालगुजारी बोलते थे। लेकिन जब अनियमित कर वसूली होने लगा, जब ये कर वसूली अनियमित हो गया, तो उसका नाम बदल गया, उसको नजराना के अलावा पेशकश कहा जाने लगा। तब उसे नजराना या पेशकश कहते थे। यहां समझने वाली बात है। देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन कब हुए? जब मुगल सेनाओं का हस्तक्षेप बढ़ा,
मुगल सेनाओं द्वारा नजराना वसूला जाने लगा। जब मुगल सेनाओं द्वारा नजराना वसूला जाता था उसको क्या कहते थे? उसको मालगुजारी कहते थे। ठीक है, ये नियमित रूप से वसूला जाने लगा, इसलिए नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर वसूली बढ़ा दिया। नियमित को कुछ समय बाद क्या होता था ना, राजा लोग नियमित मालगुजारी देते थे, टैक्स देते थे, उसके बाद फिर देना बंद कर देते थे। फिर कभी उधर से तगादा आता था तो देते थे, फिर देना बंद कर देते थे। तो इसको क्या बोलेंगे? अनियमित बोले। तो जब अनियमित हो गया, इसकी वसूली अनियमित हो गई, तो उसको नजराना या पेशकश कहा गया। क्या बोला गया? नजराना या पेशकश कहा गया। वीडियो कट कट के चलता है, कुछ ये होगा प्रॉब्लम, नेट का इशू होगा। ठीक तो चल रहा है, मेरे सामने तो सही चल रहा है, मैं भी देख रहा हूं वीडियो, मेरे सामने भी स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत? अब आगे देखिए। अब क्या परिवर्तन हुआ? पट्टा, एक लेवल होता था पट्टा जो पढ़ा स्तर पे होता था, है ना? तो पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा। इसको ध्यान रखिएगा। जब मुगलों का हस्तक्षेप बढ़ा तो पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा। ठीक है, पढ़ा को क्या कहा जाने लगा दोस्तों? पट्टी कहा जाने लगा। ठीक है, पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा। और पढ़ा राजा को क्या कहा जाने लगा? पढ़ा को पट्टी और पढ़ा राजा को मानकी कहा जाने लगा। ठीक है, पढ़ा राजा को मानकी कहा जाने लगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि शुरुआती समय में नागवंशी शासन व्यवस्था ठीक उसी प्रकार चल रही थी जैसे मुंडा शासन व्यवस्था चल रही थी, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था चल रही थी। लेकिन जैसे ही मुगलों का हस्तक्षेप बढ़ता है हमारे इस नागवंश के क्षेत्र में, तो कुछ कुछ बड़े परिवर्तन आते हैं। जैसे जब नियमित रूप से कर वसूली होने लगता है, जिसको मालगुजारी बोलते हैं, बाद में अनियमित होता है, उसको नजराना या फिर पेशकश कहते हैं। पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, पढ़ा राजा को मानकी कहा जाने लगा। ये सारे परिवर्तन कब हुए? जब नागवंश के क्षेत्र में मुगलों का हस्तक्षेप हुआ। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? अभिनव जी देख रही हैं, फिर TUMPA, टम्पा नाम कुछ गलत लिखे हैं क्या? अभिनव, उसके अलावा और कौन देख रहे हैं? सौरभ कुमार। चलिए लाइव देखा कीजिए ना, आप लोग लाइव देखिएगा, डाउट वगैरह पूछिएगा, बीच में कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, बाद में देखिएगा वीडियो तो दिक्कत होगा ना। ठीक है, पढ़ा राजा को मानकी कहा जाने लगा। पहले इसको मानकी कहा जाने लगा, पढ़ा राजा को। ठीक है, बाद में ये जो मानकी था ना, बाद में जो मानकी था उसे भूइहर कहा जाने लगा। बाद में उसे भूइहर कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ा राजा को पट्टी कहा जाने लगा, पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, पढ़ा राजा को मानकी कहा जाता था। बाद में पढ़ा राजा को क्या कहा जाने लगा? ध्यान दीजिएगा, बाद में उसे भूइहर कहा जाने लगा। यानी भूइहर कौन है? पढ़ा राजा ही क्या है? पढ़ा राजा ही। जब परिवर्तन हुए तो पढ़ा राजा जो मानकी कहलाता था उसको भूइहर कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए क्लियर है दोस्तों यहां तक?
अब देखिए, प्रारंभ में मालगुजारी वसूलने का काम भूइहर ही करता था, समझे। ये जो भूइहर था ना, ये जो भूइहर है, प्रारंभ में मालगुजारी वसूली करता था। शुरुआत में मालगुजारी वसूलने का काम कौन करता था? भूइहर ही करता था। भूइहर कौन है? मानकी है। मानकी कौन है? पढ़ा राजा है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि पिछली मुंडा शासन व्यवस्था में भी आप लोग को हम बताए थे कि मानकी और पढ़ा राजा एक ही स्तर पर होता है। कहां होता है ये पिछले क्लास में हम क्लियर किए थे आप लोग को कि कहां कहां मानकी बोलते हैं और कहां कहां पढ़ा राजा बोलते हैं। उसी को जब मुगलों के हस्तक्षेप के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था में भूइहर कहा जाने लगा। और भूइहर का काम क्या होता था? शुरुआत में मालगुजारी वसूलना भूइहर का काम होता था। बाद में मालगुजारी वसूलने के लिए जागीरदार की नियुक्ति की गई। ठीक है, बाद में मालगुजारी वसूलने के लिए जागीरदार की नियुक्ति की गई। ठीक है, बाद में ना मालगुजारी को वसूलने के लिए जागीरदार नियुक्त किया गया। शुरुआत में कौन करता था? तो शुरुआत में भूइहर, जो कि मानकी होता था, उसको भूइहर कहा जाने लगा था। यही भूइहर शुरुआत में मालगुजारी वसूलता था, लेकिन बाद में मालगुजारी वसूलने के लिए एक और अधिकारी की नियुक्ति हुई, जिसका नाम क्या था दोस्तों? जागीरदार था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? जागीरदार था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुगलों के हस्तक्षेप के बाद, है ना, मुगलों के हस्तक्षेप एवं प्रभाव के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था, जो पहले मुंडा शासन व्यवस्था की तरह चल रही थी, वो भूइहरी व्यवस्था में तब्दील हो गई। ठीक है, इस पॉइंट को नोट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट में लिखिए, मुगलों के हस्तक्षेप के बाद, मुगलों के हस्तक्षेप के बाद मुंडा शासन व्यवस्था ठीक है, जैसी व्यवस्था भूइहरी व्यवस्था में तब्दील हो गई। भूइहरी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। शुरुआत में जो नागवंशियों की शासन व्यवस्था किसके जैसी चल रही थी? मुंडाओं की तरह चल रही थी। लेकिन मुगलों के हस्तक्षेप के बाद क्या हुआ? वो भूइहरी व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। पहले मुंडा मानकी की तरह चल रहा था, गांव में मुंडा होता था, पढ़ा में मानकी होता था। वो व्यवस्था भूइहरी में तब्दील हो गई, क्योंकि पढ़ा स्तर पर कौन आ गया? पढ़ा स्तर पर जो अधिकारी आ गया उसको भूइहरी कहा जाने लगा। यानी पढ़ा राजा को, यानी मानकी को क्या कहा जाने लगा? भूइहरी कहा जाने लगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अगर आपको नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों की जानकारी चाहिए, ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था में जो अधिकारी पदाधिकारी काम करते थे, उसकी जानकारी जो मिलती है वो एक किताब में मिलती है दोस्तों। बीपी केसरी की किताब है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट में लिख सकते हैं। डॉक्टर बीपी केसरी की किताब, डॉक्टर बीपी केसरी की किताब, किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ संदर्भ कुछ सूत्र। छोटा नागपुर का इतिहास,
कुछ संदर्भ कुछ सूत्र। ठीक है, कुछ संदर्भ कुछ सूत्र, छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ संदर्भ कुछ सूत्र। इसमें नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों की जानकारी मिलती है। ठीक है ना। ये जो किताब है दोस्तों, इसी किताब में नागवंशी शासन व्यवस्था में काम करने वाले अधिकारियों की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछ देगा तो याद रखिएगा, जानकारी मिलती है। ठीक है, ये किताब का नाम क्या है? छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ संदर्भ कुछ सूत्र। इस किताब को किसने लिखा है? डॉक्टर बीपी केसरी ने लिखा है। और इसी में नागवंशियों के शासन व्यवस्था में जो अधिकारी काम करते थे उसकी जानकारी प्राप्त होती है। एक बार थम्स अप करके बताइए, यहां तक बातें क्लियर हो गई है। तब हम संरचना पर जाएंगे कि नागवंशी शासन व्यवस्था की संरचना किस प्रकार से थी, कितनी स्तर की संरचना थी, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, ये हम समझाएंगे। पहले आप लोग ये बता दीजिए, मत टेंशन लीजिए अभिनव, इतना टेंशन लेके जीता है कोई यार? हैं सर बहुत टेंशन हो रहा है, 17 मार्च को एग्जाम होगा। 17 मार्च को एग्जाम हो या ना हो, इतना खोपड़ी पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना टेंशन लेने से जिंदगी नहीं चलता है भाई। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहो, कूल रहो, पढ़ो, मेहनत करो, अपने तरफ से कर्म करो। ठीक है, परिणाम की चिंता मत करो, प्रोसेस पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता किए बिना अगर प्रोसेस पर ध्यान दोगे कभी भी टेंशन नहीं होगा। क्या मिल जाएगा टेंशन लेने से आपको? अजीब बात करते हो यार। चलिए, नैन्सी जी बोल रही हैं क्या क्वेश्चन मार्क है आपका, बताइए। कोई दिक्कत हुआ क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी हो तो बताइए जल्दी से। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो अभी तक तो बताइए, क्योंकि क्लास भी खत्म करना है ना। जल्दी बताइएगा तब ना। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था की संरचना। देखो भाई, नागवंशी शासन व्यवस्था की संरचना में हम 3 बांट देते हैं, आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। एक स्तर हो गया, दूसरा स्तर हो गया और तीसरा स्तर हो गया। ठीक है, पहला स्तर हो गया ग्रामीण स्तर। क्या हो गया? ग्रामीण स्तर। ठीक है, पहला स्तर क्या हो गया? ग्रामीण। दूसरा हो गया पट्टी स्तर। दूसरा क्या हो गया? पट्टी स्तर। और तीसरा स्तर हो गया राज्य स्तर, जो तीसरा मुंडा शासन व्यवस्था में भी ऐसा था, राज्य स्तर। अब ये तीनों में क्या क्या पढ़ना आप लोग को ये बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको इधर लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं और उसको उधर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? तो ग्रामीण स्तर के बारे में। क्या हुआ? सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? ग्रामीण स्तर के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ग्रामीण स्तर पर जो है ना 22 अधिकारियों का वर्णन है। इस स्तर पे बात करें तो 22 अधिकारियों का वर्णन है। कितने? ग्रामीण स्तर पर कुल मिलाकर के चलिए ठीक है, ग्रामीण स्तर पर 22 अधिकारियों का वर्णन है। गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति महतो है। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर आपको ध्यान रखना है कि गांव का जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है
गांव का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है उसको क्या बोला गया है? महतो बोला गया है। ठीक है, एक पद है जो महत्वपूर्ण पद है, वही बता रहे हैं आप लोग को। एक पद है भंडारी। ठीक है, इस भंडारी का क्या काम पता है? गांव में खेती बाड़ी करना, ठीक है, और अन्न का भंडारण करना। समझ गए? खेती बाड़ी करना, और इसकी नियुक्ति किस लिए की गई है? खेती बाड़ी एवं अन्न के भंडारण के लिए नियुक्ति की गई है। ठीक है, खेती बाड़ी के लिए और अन्न के भंडारण के लिए किसकी नियुक्ति की गई है? भंडारी की नियुक्ति की गई है। एक और पद है भंडारिक। क्या नाम है पद का? भंडारिक। भंडारिक क्या है? भंडार गृह का प्रहरी है। भंडारिक जो है वो क्या है? भंडार गृह का प्रहरी का मतलब समझते हैं? मतलब गार्ड की तरह भूमिका है इसका। खेती बाड़ी करके भंडार गृह में लाना, सामान सबको स्टोर करना, ये किसका काम है? भंडारी का काम है। और भंडार गृह की रक्षा करना यानी प्रहरी के रूप में कौन रहता है? भंडारिक रहता है। इसमें क लगा हुआ, ये भंडारी है, भंडारिक है। तो ये आपको ग्रामीण स्तर पर याद रखना है। किसमें? नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा है दोस्तों पट्टी स्तर। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए कि पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, और इस स्तर का जो मुख्य था मानकी, उसको भूइहर कहा जाने लगा। ठीक है, पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा, और इस स्तर का मुख्य कौन था? मानकी। मानकी को भूइहर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तो भूइहर कहा जाने लगा। ठीक है, ये बात आपको पट्टी स्तर पर याद रखना है। लगान वसूलने के लिए किसकी नियुक्ति की गई थी? बताए थे, जागीरदार की नियुक्ति। जागीरदार, इसका काम क्या था? लगान वसूली करना। पहले तो आपको बताए थे ना कि पहले भूइहर को ही लगान वसूलने का काम दिया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में उसके लिए स्पेशल एक नियुक्ति हुई जिसको क्या बोला जाने लगा? जागीरदार कहा जाने लगा। ठीक है, अब देखिए एक पद है इसी स्तर पर, पाहन का पद। पाहन का क्या काम है इसमें? पट्टी स्तर पे पाहन का क्या काम है? किसी भी आयोजन को सफल बनाना। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो किसी भी आयोजन की व्यवस्था करना, जैसे उसमें बलि हो रहा है, भोज हो रहा है, प्रसाद हो रहा है, आयोजन की व्यवस्था करना। ठीक है, जैसे बलि हो रहा है, कोई भोज कार्यक्रम कुछ हो रहा है, ठीक है, प्रसाद बनना है, प्रसाद वितरण है, तो इस तरह का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पाहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लगान वसूली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पट्टी स्तर पर किसकी होती है? जागीरदार की होती है। और पढ़ा के स्तर में जो पट्टी कहा जाने लगा था उसके स्तर को, उसमें मानकी जो प्रमुख था उसको भूइहर कहा जाने लगा। भूइहर पहले लगान वसूलता था, बाद में लगान वसूली के लिए किसकी नियुक्ति हुई? बाद में लगान वसूली करने के लिए एक नियुक्ति होती है जिसका नाम है जागीरदार। ठीक है, चलिए अब आ जाइए राज स्तर पे। तो नागवंशी राजा को क्या कहते थे? महाराज बोलते थे। राज स्तर पे नागवंशी राजा को महाराज। ठीक है,
नागवंशी राजाओं को क्या बोला जाता था दोस्तों? महाराज बोला जाता था। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? वित्तीय मामलों को देखने के लिए दीवान है। दीवान का क्या काम है भाई? वित्तीय मामलों को देखना, है ना? दीवान का क्या काम है? वित्तीय मामलों को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दीवान की है। ठीक है। उसके बाद एक और पद है जिसका नाम है पांडे का पद। समझे? पांडे का पद। अगर कोई निर्णय राजा लेता है, समझे, तो सभी को उस निर्णय से अवगत कराना मौखिक रूप से, ये कौन करेगा भाई? पांडे। राजा के निर्णयों को सभी को मौखिक रूप से अवगत कराना। समझे? एक तरह से आप कह सकते हैं प्रवक्ता टाइप से। राजा क्या निर्णय लिया है वो सभी जो आम जनता है या पदाधिकारी हैं उनको मौखिक रूप से बताना कि राजा के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। सर सारा शासन व्यवस्था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट कब होगा? जब ये पांचों शासन व्यवस्था हम आप लोग को पढ़ा देंगे थ्योरी क्लास, उसके बाद एक पूरा एमसीक्यू क्लास ले आएंगे। ठीक है, 50-60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन का एमसीक्यू ले आएंगे और उसको भी आप लोग को करवा देंगे। ठीक है, तो बस ध्यान से पढ़ते जाइए, सब क्लियर हो जाएगा, सब एमसीक्यू बनेगा, चिंता करने की बात नहीं। कोई भी चैप्टर शुरुआत में आपको दिक्कत लगता है लेकिन बाद में वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। देखिए, अब देखिए बाद में क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, पढ़े भी होंगे इतिहास में। 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा, ठीक है, 1765 में बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलने के बाद 1793 में क्या हो जाता है? अस्थाई बंदोबस्ती लागू हो जाती है ना। 1765 में जब बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती लागू हो जाता है। इसी क्षेत्र में ना लागू होता है, बंगाल वाले क्षेत्र में, उसी का हिस्सा झारखंड भी था। तो जब अस्थाई बंदोबस्ती लागू हो जाता है दोस्तों, तो जमींदार उसका भूस्वामी बन जाते हैं। जमींदारी प्रथा एक प्रकार से लागू हो जाता है। ये जो व्यवस्था चल रही थी इसमें ग्रामीण स्तर पे, पट्टी स्तर पे, राज्य स्तर पे अपनी एक व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, जमीन का मालिक भी वही लोग होते थे। लेकिन 1793 के जमींदारी प्रथा यानी अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के बाद जमीन का मालिक कौन कहलाता है? जो जमींदार होते हैं, जिसकी नियुक्ति अंग्रेज लोग करते हैं। अलग अलग क्षेत्र में जमींदार नियुक्त कर दिए जाते हैं और जमींदार को ही जमीन का मालिक बना दिया जाता है, उसी को वनों का भी मालिक बना दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनकी जो अधिकार क्षेत्र थे वो एक तरह से छीनने लग जाते हैं, हस्तक्षेप होने लग जाते हैं। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था लागू होने के पश्चात नागवंशी शासन व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि इनकी जो जमीनें थी उस पर किनका अधिकार हो गया? उसका मालिक कौन कहा जाने लगा? जमींदार लोग कहे जाने लगे, क्योंकि 1793 में अस्थाई बंदोबस्ती बंगाल में लागू हो जाता है। बंगाल का क्षेत्र में ही झारखंड आता था। तो इनकी पकड़ उस शासन व्यवस्था पे कमजोर पड़ जाती है और जो मुंडा मानकी लोग होते थे प्रमुख पदों पे, उनका महत्व कम हो जाता है। उनका महत्व सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी समाज है, जो भी समाज की वो शासन कर रहे थे, उसमें सिर्फ धार्मिक मान्यताएं छोड़ करके बाकी इनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ मुंडा मानकी लोग जो है ना धार्मिक क्रियाकलापों तक सिमट जाते हैं। कब? जब अंग्रेजों का अधिकार होता है, जब अस्थाई बंदोबस्ती लागू होता है, तो मुंडा मानकी लोग जो हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था में भी मुंडा मानकी लोग जो हैं, इनका अधिकार सीमित हो जाता है और सिर्फ धार्मिक क्रियाकलापों तक ये सिमट कर रह जाते हैं। ठीक है, 1963 में जमींदारी उन्मूलन कानून आया।
भारत आजाद होने के बाद 1963 में जमींदारी का उन्मूलन कानून आता है। उसके बाद नागवंशी व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था पूरी तरह से, चूंकि हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में ये सारी चीजें हुई है। तो 1963 में जमींदारी का जब उन्मूलन कानून आता है, जब जमींदारों का अधिकार छीना जाता है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था पूरी तरह से, एक आजाद देश में नागवंशी शासन व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आपको एक बात याद रखना है कि चिंतामणि नाथ शाहदेव नागवंश का अंतिम राजा था। ठीक है, चिंतामणि नाथ शाहदेव अंतिम राजा, ये क्या है, अंतिम राजा है नागवंश का, चिंतामणि नाथ शाहदेव। दो बातें मैंने आपको बताया, एक 1793 वाला अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती, इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा कि जमीन का मालिक कौन कहा जाने लगा, जमीन का मालिक कौन कहा जाने लगा, जमींदार कहा जाने लगा। ठीक है, तो ऐसे ही नागवंशियों का जो पद था वो सब सीमित होता चला गया। बाद में 1963 में जमींदारी उन्मूलन कानून आने के बाद ये नागवंशी व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी पूरी तरह से याद हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी आएगा तो यहां से आपका कंफर्म बन जाएगा। ठीक है, अगला क्लास हम लोग कल करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को देखेंगे। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था आप सभी जानते हैं कि उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये शासन व्यवस्था हम अगले क्लास में आप सभी को कवर करा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया तो एक बार आप लोग थम्स अप करके बता दीजिए, ऐसे कमेंट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में, कि आपको आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई, पूरा क्लियर हो गया, याद हो गया कि नहीं हो गया। जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको याद कराने का पूरा प्रयास किया। तो एक बार आप लोग जल्दी से बताइए, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। कमेंट करने में इतना देरी लगता है जी आप लोगों को? बोल दीजिएगा ना, हमको भी संतुष्टि मिल जाएगा, चलो समझ में आ गया। सबको चाहिए लाइव क्लास, और देखेंगे रिकॉर्डिंग ही। लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद लाइव का क्या मतलब, तो रिकॉर्डिंग ही हो गया। हाँ, सब खाली कॉल करके बोलना है सर लाइव क्लास चाहिए, लेकिन जब लाइव होगा उस समय जुड़ेंगे नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग ही देखेंगे, तो क्या मतलब है लाइव क्लास का। चलिए, तुम्पा कुमारी क्लियर है, नैन्सी सोनी क्लियर है, और अभिनव कहाँ हैं आप, आपका क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, क्लियर आपको हो गया होगा, इसमें कोई डाउट रहने वाली बात ही नहीं थी, सब क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच।